चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ाया था, इसका शायद अभी वीडियो नहीं भेज पाए क्योंकि कल अपलोड नहीं हो पाया था। आज अपलोड करके भेज देंगे, ठीक है। और ये हम लोगों ने पार्ट पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं जरा। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब समझिएगा ये वाला पार्ट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी अच्छे से समझिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके इस पर्टिकुलर पार्ट का, ठीक। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि देखिए, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों टर्म क्या नाम है एक ही साथ हमेशा आएंगे, क्योंकि इनका मतलब एक ही पार्ट से निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले C12 को कंसीडर करते हैं, ठीक। इसने कहा कि कंसीडर द C12, ठीक। हमने C12 न्यूक्लियस को कंसीडर किया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि C12 न्यूक्लियस में कितने तुम्हारे पास प्रोटॉन है और कितने तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे इससे सिंपल है कि C12 में तुम्हारे पास जो है 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 तुम्हारे पास जो है प्रोटॉन्स है, और तुम्हारे पास 6 जो है तुम्हारे पास कितने हैं? न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड मास कितना होगा, एक्सपेक्टेड तुम्हारे पास मास कितना होगा तुम्हारे पास C12 का, तो इसने कहा कि सर 6 तुम्हारे पास प्रोटॉन होते हैं तो 6 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, और 6 तुम्हारे पास न्यूट्रॉन होते हैं तो 6 इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक। हमने लिया यहाँ पे 6 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन हमने किया। अब मास ऑफ द प्रोटॉन अगर हम लोग लिखें हमारे पास AMU में, तो पता लगा है 0.100, ठीक है, 727। अब आप 72 पे भी रोक सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा और एक्यूरेसी पे चले गए, जब बात एक्यूरेसी की हो रही थी थोड़ा सा और कर लिया, थोड़ा सा जब और कर लिया तो ये उसको हमने 727 लिख लिया AMU, ठीक है। आप AMU की जगह पे एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं 1.00727 तुम्हारे पास U ओनली, ठीक है। आप AMU की जगह पे U इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.00727 यहाँ पर U प्लस 6 इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन। बात मास ऑफ द न्यूट्रॉन की आगे तो उन्होंने कहा, हमको बताया गया था कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से जो है अधिक होता है, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा, हमने इसको लिख लिया 1.00 तुम्हारे पास 866 वहाँ पर U, तो 1.008 तुम्हारे पास 66 U। अब हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है 12.09 तुम्हारे पास 558 U, ये आई है तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक। अब इन्होंने कहा कि ये कौन सी वैल्यू है, इसने कहा काम करते हैं इसको हेडिंग दे देते हैं, इसको हेडिंग दे देते हैं तुम्हारे पास थ्योरेटिकल, ठीक है। इसको हेडिंग देते हैं तुम्हारे पास थ्योरेटिकल तुम्हारे पास मास कैलकुलेशन, राइट, थ्योरेटिकल मास कैलकुलेशंस। अब देखते हैं, अब इसने कहा कि ये निकाल चुके हो तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी निकालो। तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन क्यों, यहाँ तो सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है। हाँ, अभी आगे काम पड़ सकता है इसलिए, ठीक है। तो मास ऑफ द तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहाँ पे 6 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, ठीक है। 6 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 0.00053 तुम्हारे पास U, ये वैल्यू आ गई 0.0033 तुम्हारे पास ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया। इसने कहा ये जो थ्योरेटिकल मास कैलकुलेशन किया है, ये तो आपने प्रोटॉन का मास रखा, न्यूट्रॉन का मास रखा, ऐसे करके निकाला है सर। हाँ, बात तो सही है। अब मेरे को जो है एक्सपेरिमेंटल मास चाहिए। इसने कहा जब मैंने एक्सपेरिमेंटली इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जब मैंने हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर पे
इसको मेजर किया, किसको मेजर किया, इस C12 का मास तुम्हारे पास मेजर किया, तो देखो जरा मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि तुम्हारे पास बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C12 जो है वो 12 इंटू यू के बराबर है। यही तो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि 1 U और तुम्हारे पास AMU इज 1/12 ऑफ तुम्हारे पास एटॉमिक मास ऑफ C12। यही हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, हमने वहीं से उठा करके यहाँ पे इसको बताया। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने यहाँ पे इसको लिखा तो ये 12U तुम्हारे पास हम लिख पाए या फिर 12AMU लिख पाए। इसने कहा कि ठीक है, अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दूं मास, तो मेरी यही वैल्यू आ जानी चाहिए, है ना। अब तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा साफ पहले से ही दिख रहा है कि थ्योरेटिकल मास जो है वो 12.09558 U है, और तुम्हारे पास 0.0033 U है। अगर हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो कि आया है 0.0033 U, अगर हम इसको माइनस कर दें तुम्हारे पास 12U 0.0033 U से, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। और हमारे पास वो वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 11.99 तुम्हारे पास 67U। तो इन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ी हुई है, पक्की बात है। थ्योरेटिकल मास बता रहा है तुम्हारे पास ये वैल्यू, ठीक है, और जो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल मास बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर बता रहा है वो बता रहा है तुम्हारे पास ये वैल्यू। इन्होंने कहा एक काम करो जरा बताओ कितना हुआ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है बताते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम थ्योरेटिकल में से एक्सपेरिमेंटल को माइनस कर दें, अगर हम थ्योरेटिकल में से एक्सपेरिमेंटल को माइनस कर दें, तो ये आ रहा है 12.09558 U माइनस 11.99 तुम्हारे पास 67। ये जो वैल्यू आई है पॉइंट ऑफ जीरो तुम्हारे पास 9888 U, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, इन्होंने कहा इसी को बोलते हैं मास का घपला, इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास मास डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास मास डिफेक्ट। इन्होंने कहा क्या मतलब हुआ इस कैलकुलेशन का सर, इस कैलकुलेशन का यह मतलब हुआ कि जब तुम्हारे पास हमने थ्योरेटिकली देखा, ठीक है, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, हमारा मास बिल्कुल बराबर आना चाहिए था, विद ईच डेसिमल प्लेस बिल्कुल बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इन्होंने कहा अच्छा मतलब क्या हुआ, कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा पहले तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला देना चाहूंगा मास डिफेक्ट का। इन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने कहा कि मास डिफेक्ट का जनरल फॉर्मूला देखिए, पहले तो आप मास डिफेक्ट का जनरल फॉर्मूला देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपने ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ठीक। ये कौन है 12.09558 कौन है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल आपने कैसे निकाला था, आपने निकाला था कि Z दैट इज नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस तुम्हारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू तुम्हारे पास मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक, माइनस तुम्हारे पास कैपिटल M, ठीक है। कैपिटल M कौन है, तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल मास तुम्हारे पास है ZMP प्लस NMN माइनस M, ये तुम्हारे पास कहलाएगा क्या, डेल्टा M। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा M। अब सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, अगले 15-20 मिनट को सुनिएगा बड़े ध्यान से क्या हम बता रहे हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो भाई, अब हमारी बात को सुना जाए। इसने कहा कि जब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, मैं इस बात को लिख भी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड तुम्हारे पास 6 न्यूट्रॉन्स, जब तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे क्या बनाने के लिए, C12 का न्यूक्लियस बनाने के लिए। इसने कहा कि एक रोड से आ रहे थे 6 प्रोटॉन और एक रोड से आ रहे थे तुम्हारे पास 6 न्यूट्रॉन, जब ये कंबाइन करेंगे आ करके C12 न्यूक्लियस को बनाने के लिए, सो मास इक्वल टू मास डिफेक्ट, मास इक्वल टू हमारे पास मास डिफेक्ट, ठीक, डिसअपियर, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इज रिलीज्ड,
एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इज रिलीज, कुछ एनर्जी तुम्हारे पास रिलीज होगी, ठीक है। इसी को बोला गया, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियस। अब जरा समझो कि क्या बोला इसने। इसने कहा कि जब, सर हाँ बेटा बताओ। सर ये केवल कार्बन में होता है या सब में होता है? सब में होता है, सब में होता है, ठीक है, ये सब में होता है। कार्बन का तो मैंने एक डेटा लेकर के स्टार्ट किया समझाना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अभी अपन लोग कर्व पढ़ने वाले हैं, तो हम 1H1 से लेकर के पूरा तुम्हारे पास जितना भी हमारे पास है ना मास नंबर, अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे, 220 तक सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो तो मैंने एक डेटा लेना था, उस डेटा के बेस पे बात करनी थी, तो मैंने इस डेटा को लिया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा, मैं ये बता रहा कि एग्जैक्टली तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी है क्या, ठीक है। तो आइंस्टीन ने कहा कि मेरी एक बात को ध्यान रखा जाए। इसने कहा क्या, आइंस्टीन ने कहा कि आइंस्टीन ने कहा कि मेरी जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, मेरी जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एम सी स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर क्या कहती है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर तुम्हारे पास एनर्जी, ठीक है, और मास का एक तुम्हारे पास इंटर्न कन्वर्जन तुम्हारे पास एक फॉर्मूला टाइप का है। इसने का क्या मतलब है, इसने कहा कि देखिए, जैसे ट्रक को ही मान लो, ट्रक को, ठीक है, अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा है, खड़ा है, तो मुझे को क्या दिक्कत है, खड़ा है, ठीक है। उस ट्रक का कुछ वजन होगा, राइट। अब जब ये पर्टिकुलर ट्रक का कुछ वजन होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली क्या कहती है, बिल्कुल सिंपल टर्म में लेता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये कहती है कि जब किसी पर्टिकुलर बॉडी को अपन किसी वी वेलोसिटी से तुम्हारे पास मूव कराते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर एक कुछ क्वांटिटी निकलती है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। और मान लो कि कोई पर्टिकुलर कोलिजन वोलिजन वगैरह हो रहा होगा, तो वहां पे वो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, है ना, यही तो होता है। अब यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यदि मेरा कोई पर्टिकुलर मास m है, और अगर उस पर्टिकुलर पार्टिकल की स्पीड को मैं स्पीड ऑफ द लाइट पे लेकर के आ जाऊं, तो उस पर्टिकुलर मास को एक एनर्जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो जो एनर्जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल ई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन, ठीक है, और तुम्हारे पास जब 6 न्यूट्रॉन कंबाइन करेंगे आपस में C12 के न्यूक्लियस को बनाने के लिए, तो मास इक्वल टू मास डिफेक्ट, इतना मास तुम्हारे पास लूज हो जाएगा, हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और ये जो मास डिफेक्ट तुम्हारे पास है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास डेल्टा एम इंटू तुम्हारे पास सी स्क्वायर, और ये जो E होगा यही तुम्हारे पास कहलाएगा क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियस। क्या छोटी सी बात समझ में आई? अभी मैंने बहुत बेसिक सी बात समझाई है, अभी मैं आपको और बातें बताऊंगा। अभी मैंने एक बहुत सिंपल सी बात बताई है कि बेटा जब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन कंबाइन करने वाले हैं इस C12 के न्यूक्लियस को बनाने के लिए, ठीक है, तो एक मास का नुकसान होगा। वो जो मास का नुकसान होगा, वो मास का नुकसान मास डिफेक्ट कहलाएगा। उस मास डिफेक्ट को अपन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक एनर्जी आ जाएगी। यही एनर्जी तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? अब मैं कुछ बातें और लिखता हूँ, ठीक है, सीक्वेंस से, ताकि आपको क्या नाम है, सीक्वेंस बनेगा दिमाग में कि अच्छा ये हुआ है, ऐसे से हुआ। अब मैंने एक बात और लिखनी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखना है दी सरप्लस एनर्जी, दी सरप्लस एनर्जी, the surplus energy which the nucleons give up, which the nucleons give up मतलब छोड़ देना, ठीक है, by virtue of their attraction, by virtue of their attraction, by virtue of their attraction, when they bound together, when they bound together, when they bound together to form a nucleus, to form a nucleus, ठीक, is called
इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। फिर से बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी, फिर से नहीं लिख दी, वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, तो मैं सब एक साथ सामने लेकर के आ रहा हूँ। तुम अलग अलग बुक पढ़ोगे, कोई कुछ और बुक पढ़ेगा, कोई कुछ और बुक पढ़ेगा, तो आपको अलग अलग नाम मिले। इससे अच्छा मैं सारी लिख दूं ताकि तुमको कहीं से अपनी वाली मिल जाए। ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि सरप्लस एनर्जी, सरप्लस का मतलब होता क्या है, सरप्लस वर्ड का क्या मतलब, तो सरप्लस का मतलब होता है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, है ना, जिसे हम लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा। इसने कहा कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि न्यूक्लियॉन छोड़ देते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, अट्रैक्शन में आते हैं, जब वो तुम्हारे पास मिल करके न्यूक्लियस को बनाते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग तुम्हारे पास क्या, बाइंडिंग एनर्जी। इन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा इसका उल्टा बोलना चाहते हैं। इसने कहा क्या मतलब, इसने कहा देखो अभी तक तो बात हो रही थी क्या नाम है, जोड़ने की, आओ भाई मिलो, हम लोग मिल करके सीक्वल न्यूक्लियस बनाएंगे। अब हम बात तोड़ने की करेंगे। इसने क्या मतलब, इसने कहा कि ये मतलब है मेरा। इसने कहा कि अगर मैं ये लिखूं कि टू सेपरेट, इन्होंने कहा कि अगर मैं ये लिखूं तुम्हारे पास टू सेपरेट द कार्बन 12 न्यूक्लियस, टू सेपरेट द कार्बन 12 न्यूक्लियस, अभी मैं सिर्फ कार्बन 12 न्यूक्लियस के बारे में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका पूरा डेटा दिया है आपको, ठीक है। इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, to separate the carbon 12 nucleus into individual constituent, we will supply energy, we will supply, we will supply energy, ठीक, इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। इसने कहा ये क्या हुआ, ये क्या बोला आपने। इसने कहा कि देखो अभी आप ही ने तो बोला कि जब हम लोग कंबाइन करते हैं, हम लोग जब C12 न्यूक्लियस बनाते हैं, तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी जो कि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है, ये हमारे पास सरप्लस एनर्जी होती है, हम इसे छोड़ देते हैं, बड़े आराम से न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो हमने कहा कि हम तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर मेरे को इस फलाने न्यूक्लियस को तोड़ करके इसको इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना है, हटा देना है, सेपरेट कर देना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, कुछ मुझे अगर लेकर के आना है तुम्हारे पास, मतलब मुझे कुछ तोड़ना वगैरह है, तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसने कहा ये एनर्जी कितनी होगी, इसने कहा इसी एनर्जी को तो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसने कहा एक मिनट, ये कंबाइन करने को कहते हैं या तोड़ने को कहते हैं। इसने कहा दोनों को कहते हैं। जब तुम्हारे पास जाके कंबाइन करोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल के आ जाएगी, और जब तुम्हारे पास क्या नाम है सेपरेट करने जाओगे तो तुम एनर्जी दोगे। तो जो निकल के आ रही है कंबाइन करने में और जो तोड़ने में इस्तेमाल हो रही है, ये दोनों की दोनों बाइंडिंग एनर्जी ही तो है, और क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या तुम्हारे पास सरप्लस एनर्जी है जो कि कंबाइन होते फॉर्म पे निकलती है बाहर, हाँ। क्या बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी पर्टिकुलर कार्बन न्यूक्लियस, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस को उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ने के काम आएगी। इसने कहा, इसने कहा कि ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन करें न्यूक्लियस को बनाने के लिए, उस दौरान जो एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाए वो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी को हम उल्टा अगर बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए होगी मुझे भी किसी भी न्यूक्लियस को उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ने के लिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जो सप्लाई करने वाले हैं, यही पर्टिकुलर एनर्जी तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। सही बात सुनने। और अगर मान लो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको पूछ ली जाए, तो अब ये वाली डेफिनेशन देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस में बी defined as energy required, energy required to break up a nucleus, to break up a nucleus, ठीक, into its constituent, into its constituents, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा ना इलेक्ट्रॉन को तो इज्जत दी नहीं, इलेक्ट्रॉन को इज्जत नहीं दे पाएंगे, न्यूक्लियस की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स, एंड टू सेपरेट देम, and to separate them at such a large distance, at such a large distance, so that they cannot interact with, so that they cannot
interact with each other, so that they cannot interact with each other. ठीक है, अगर आपके पास आती है तो ये आपके लिए परफेक्ट डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को अपने एग्जाम में, अपने स्कूल के एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बातें लिखी है मैंने वो समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, जो ये मैंने पहली यहाँ पे बात लिखी, जो मैंने यहाँ पे दूसरी बात लिखी, ठीक है, ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए लिखी। और अगर आपको बात डेफिनेशन की आ जाएगी, भाई आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप डेफिनेशन के फॉर्म में भाई इसको दीजिएगा, आप बड़े आराम से कर ले पाएंगे। सभी लोगों को क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब बात करते हैं इस। सर हाँ बता। सर जब न्यूक्लियस बनेगा तो जो प्रोटॉन्स होंगे वो आपस में रिपेल भी करेंगे। हाँ तो सर उनके रिपल्शन की वजह से सर जो एनर्जी होगी सर रिपेल करने की, हाँ, उससे सर ये बाइंडिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी कि सर बराबर होगी? बात अगर तुम्हारे पास उसकी है कि एनर्जी जो तुम्हारे पास होगी, उस चीज का ध्यान न्यूक्लियर फोर्स रखेगा। न्यूक्लियर फोर्स ने कहा था कि ऐसा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन हम एक्ट करेंगे और हम एक पॉइंट, एक फर्मी के बाद, मतलब 0.8 फर्मी के बाद अगर उनके बीच की दूरी 0.8 फर्मी से ज़्यादा हुई तो हम अट्रैक्टिव फोर्स की तरह वर्क करेंगे और हम इस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट करेंगे। तो बात अगर बाइंडिंग एनर्जी की आती है तो बाइंडिंग एनर्जी तो ये कह रहा है कि हम तो एनर्जी हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि ये लोग प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन करेंगे, तो हाँ वो रिपल्शन करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान बाइंडिंग एनर्जी नहीं रखेगा, इस बात का ध्यान रखेगा तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारे पास जो है इस बात का ध्यान रखेगा कि उनके बीच में होने वाला रिपल्शन पे हम डोमिनेट कर पाए और उनको क्या नाम है बांध करके रख पाए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं। अब आता है इसका एक्सप्रेशन। अब इसके एक्सप्रेशन में बहुत सारे बच्चों को बड़ा डाउट होता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्यों डाउट होता है। अब उसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करवाते हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि क्या इसका एक्सप्रेशन कभी एग्जाम में आ सकता है? हाँ आ सकता है, इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका जो है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है। इस मास डिफेक्ट के फॉर्मूला में कौन है जरा सुन लीजिए। पहले तो तुम्हारे पास ये कौन है, ये हमारे पास नंबर ऑफ तुम्हारे पास प्रोटॉन्स हैं। ठीक है ना। ये कौन है तुम्हारे पास, ये नंबर ऑफ तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कौन है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक एक्सपेरिमेंटल मास है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक एक्सपेरिमेंटल मास है जो कि हमेशा सवाल में हमें गिवन होता है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, एमपी जो क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एमपी जो है वो तुम्हारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, राइट। एमपी जो है मास ऑफ प्रोटॉन है। और एम तुम्हारे पास, मैं स्मॉल एन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, बुक्स में कैपिटल एन लिखा होता है और स्मॉल एन कैपिटल एन, जो भी आपको लिखना हो वो एक आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और बस लिख देना कि हमने इसको ये माना है। ये तुम्हारे पास जो है मास ऑफ तुम्हारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो मैंने इतनी चीजें बताई, जेड एम पी कैपिटल एन एम स्मॉल एन और माइनस वहाँ पर कैपिटल एन। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन पे। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सप्रेशन ऑफ binding energy and binding energy per nucleon। एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जरा देखना इसको, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, इतना भी आसान नहीं, पर आ जाएगा समझ। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की, तो मैंने अभी भी बताया कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है, मैं आपको वो जरा चीज़ समझा दूँ कायदे से पहले, कि शायद पहले लेक्चर में था। हाँ यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला, हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने मास की जगह पे 1 AMU रखा था। ठीक है, तुम्हारे पास 1 AMU की वैल्यू पुट करी थी, है ना, मतलब किलोग्राम में पुट करी थी, और तुम्हारे पास सी स्क्वायर आया था। एक चीज समझिएगा कि 1 AMU का मास रिप्रेजेंट करता है, 1 AMU का मास रिप्रेजेंट करता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को। 1 AMU का जो मास होता है ना, ये तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को। जब हम लोग पुट करते हैं,
तो हम लोग जब पुट करते हैं तो 1 AMU की वैल्यू लेकर के आते हैं जो कि तुम्हारे पास होती है किलोग्राम में, ठीक है, और उसको क्या नाम है 2.998 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 1 AMU इंटू सी स्क्वायर को 931 MeV लिखना है। नहीं नहीं नहीं, इसको समझिए जरा। 1 AMU जो मास है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को, ठीक है। तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ये काफी बार मेरे पास आया कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये तुम्हारे पास आ गया एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसने कहा कि ठीक है सर सही है। अब हमने यहाँ पे इसको लिखा कि हमने कहा कि भाई ये तो तुम्हारे पास Z तुम्हारे पास MP है, तुम्हारे पास N तुम्हारे पास MN है, माइनस तुम्हारे पास कैपिटल M है, और ये तुम्हारे पास जो है C स्क्वायर। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन क्यों? इन्होंने कहा देखो अभी दिखाते हैं। एडिंग एडिंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने ऐड करवा दिया। हमने कहा कि देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। Z तुम्हारे पास MP प्लस तुम्हारे पास MN, ठीक है। इसने कहा कि Z तुम्हारे पास जो है ME, ठीक, माइनस तुम्हारे पास M, माइनस तुम्हारे पास Z तुम्हारे पास ME, और ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास C स्क्वायर, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि क्या ये लिख सकते हैं क्या, Z तुम्हारे पास जो है MP प्लस तुम्हारे पास M, क्या नाम है ME। इसने कहा हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे पास N तुम्हारे पास MN, ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास M प्लस तुम्हारे पास कितना Z ऑफ तुम्हारे पास ME, और ये तुम्हारे पास कितना C स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रोटॉन प्लस तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, राइट, प्रोटॉन प्लस तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, अगर देखा जाए तो सबसे छोटा वाला कौन सा रहता है? इसने कहा हाइड्रोजन रहता है सर। उसके बाद न्यूट्रॉन कितने रहते हैं? उसने कहा नहीं रहते सर, न्यूट्रॉन नहीं रहते उसके बाद प्रोटॉन रहता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसने कहा कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो तुम्हें क्या लगेगा? इसने कहा क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इसने कहा कि अगर आप मास ऑफ तुम्हारे पास हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करोगे ना सर, तो मेरे को क्या लगेगा कि मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस तुम्हारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस तुम्हारे पास मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है। पर न्यूट्रॉन तो नहीं होता ना सर, तो फिर मास ऑफ द हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस तुम्हारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये लेकर के आए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू Z टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास MH, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास N टाइम्स, अच्छा N को इसने कुछ और लिख लिया। इसने कहा क्या लिख लिया? इसने कहा इसने N को ऐसे लिख लिया कि हमको ये पता है कि जो मास नंबर होता है वो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसने कहा हाँ होता तो है। इसने कहा A माइनस जेड लिख लेते हैं, किसको, N को लिख लेते हैं। इसने कहा कि ठीक है। इसने यहाँ पे लिख लिया तुम्हारे पास A माइनस जेड इंटू तुम्हारे पास मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस तुम्हारे पास M प्लस तुम्हारे पास कितना जेड ऑफ द ME, और इंटू तुम्हारे पास C स्क्वायर। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आई बात, अब इन्होंने कहा कि ये कैपिटल M कौन है? इन्होंने कहा कि ये कैपिटल M पता है कौन है? ये सर एक्सपेरिमेंटल तुम्हारे पास मास ऑफ दी तुम्हारे पास न्यूक्लियस है। इसने कहा कि ठीक है। तो ये भाई साहब तुम्हारे पास न्यूक्लियस के मास हैं, और ये भाई साहब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स के मास हैं। इसने कहा हाँ है। तो फिर इसने कहा कि फिर हम इसे कुछ लिखना चाहते हैं। इसने कहा क्या लिखना चाहते हैं? इसने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम इसको ऐसा लिख लें कि M प्लस तुम्हारे पास कितना Z ऑफ ME, ठीक है। इसने कहा ये हो जाएगा मास ऑफ तुम्हारे पास एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसने कहा मास ऑफ तुम्हारे पास जो है एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कैपिटल M कौन है? इसने कहा अभी तो बताया कैपिटल M न्यूक्लियस है। इसने कहा ZME कौन है? इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स का मास है। इसने कहा कि ठीक है चलो लिख लेते हैं। अब इसने जब फाइनल फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास आया बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू Z ऑफ तुम्हारे पास, Z ऑफ तुम्हारे पास M ऑफ द H प्लस A माइनस तुम्हारे पास Z ऑफ तुम्हारे पास M ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस तुम्हारे पास क्या, माइनस तुम्हारे पास MA इंटू तुम्हारे पास C स्क्वायर। नाउ दिस हैज बिकम द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सभी लोग को बात समझ में आई? ठीक।
ये तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस का फॉर्मूला एग्जाम में आता है। हाँ बिल्कुल 100% एग्जाम में ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। डेल्टा एम अपना क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा एम अपना मास डिफेक्ट है, ठीक है। मास डिफेक्ट वहाँ पर डेल्टा एम है। डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये लोग आ गए इसमें जेड एम पी एन एम एन, और एम की मैंने वैल्यू बताया था कि ये लोग कौन है। फिर मैंने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये तो लिखा ही नहीं है, एडिंग एंड तुम्हारे पास सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द अबव इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे पहले ऐड किया, फिर मैंने यहाँ पे तुम्हारे सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे किया, तो एम पी प्लस एम ई को मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। एन को मैंने क्या ले लिया, ए माइनस जेड ले लिया। और एम प्लस तुम्हारे पास जेड एम ई को क्या ले लिया, इसमें कहा कि एक्सपेरिमेंटल तुम्हारे पास मास ऑफ द न्यूक्लियस था ही, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो एटम का मास हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला बन करके आता। सभी लोगों को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं फॉर्मूले में? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बनता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला। बाइंडिंग तुम्हारे पास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब न्यूक्लियॉन, ठीक। अब यार न्यूक्लियॉन कौन है? न्यूक्लियॉन सर तुम्हारे पास मास नंबर को कहते हैं, ठीक है। इसने कहा हाँ कहते तो हैं। तो न्यूक्लियॉन मतलब कि तुम्हारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास मास नंबर। इसने कहा कि ठीक है भाई ये करके आओ। तो इसने कहा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन तुम्हारे पास मास नंबर, काम खत्म। इसने कहा कि ठीक है। तो यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, जेड तुम्हारे पास जो है एम एच प्लस तुम्हारे पास ए माइनस जेड तुम्हारे पास जो है एम एन माइनस तुम्हारे पास एम ए, ठीक है, इंटू तुम्हारे पास जो है सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास ए। नाउ दिस हैज बिकम द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। किसी को भी लग रहा है कि ये बात आपने पल्ले नहीं पड़ी तो मुझे को बताओ। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको डेटा दिया। पहले मैंने कहा कि भैया कार्बन 12 का थ्योरेटिकल डेटा ये कहता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर ने जब मेजर किया तो उसने कहा ये डेटा कहता है। तो हमने जब इनका बीच का डिफरेंस निकाला तो हमें लगा कि यार कुछ मास का घपला हुआ है। तो वो जो मास का क्या नाम है लीकेज हुआ वो आया हमारे पास क्या, मास इफेक्ट। तो इन्होंने कहा कि मास इफेक्ट क्या है। इन्होंने कहा कि जब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन तो आप कंबाइन किए होंगे C12 न्यूक्लियस को बनाने के लिए, तो मास इक्वल टू मास डिफेक्ट गायब हो गया होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी रिप्रेजेंट करती है वो रिलीज हुई होगी। इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस तुम्हारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि न्यूक्लियस अपने पास रखे थे, लेकिन जब वो लोग अट्रैक्शन में है तो उन्होंने ये पर्टिकुलर एनर्जी दे दी। फिर हमने इसी बात को उल्टे में कहा कि जब कार्बन 12 न्यूक्लियस को अपन सेपरेट करते हैं इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में तो हमको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हमको तोड़ करके दूर रख पाए और उनके बीच में फर्दर कोई इंटरेक्शन ना हो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो तुम्हारे पास हमने लिख दिया है सामने। अब इसके अंदर हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस की अपर न्यूक्लियॉन की तुम्हारे पास हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक। चलिए अब बात को आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट बात जो मुझे करनी है वो मुझे इसके कर्व के बारे में करनी है। उसने कहा कि ठीक है लाओ फिर कर्व लाओ। अब देखिए कर्व को हम लेकर के आते हैं। कर्व को देखते हैं हम लोग। कर्व आपने देखा होगा, ठीक है, आपको वो पढ़ाया गया होगा। देखिए ये है यहाँ पे कर्व कहाँ चला गया, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट की जरा कर्व निकाल लेता हूँ मैं। एक मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, है ना, एक मिनट के लिए फिर निकालता हूँ। हाँ देखिए ये रहा कर्व। अब हमें इस पर्टिकुलर कर्व के बारे में कुछ पढ़ना है। इस कर्व के बारे में हमसे बहुत कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। हमको कुछ पॉइंट बना के दे देगा वो, फिर हमसे क्या नाम है दुनिया भर की बातें से पूछेगा, ठीक। अब देखते हैं इस कर्व के बारे में हमें क्या पता है, ठीक है, और हमें से कैसे हम इस कर्व के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास एक्सिस है, ठीक है, कौन सी, वाई एक्सिस।
ये वाई एक्सिस में एग्जैक्टली हमको क्या दे रखा है, ये हमको दे रखी है तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियॉन। ठीक है, ध्यान रखा जाए, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तुम्हारे पास हमको दे रखी है। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है हमको, नीचे हमको दे रखा है तुम्हारे पास मास नंबर। ठीक है, मास नंबर तुम्हारे पास जैसे 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 तुम्हारे पास बढ़ता जाएगा, जीरो से तुम्हारे पास 50 से 100 से 150 से 200 से 250, इस तरीके का कुछ पैटर्न तुम्हारे पास आता जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कर्व। ठीक है, मैं जितने लिखाऊंगा सारे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कर्व थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएगा, जहां तक मुझे लगता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना 2-3 मार्क्स का, तो ऐसा हो सकता है कि डिराइव करो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ जो है वो भी दे दो, क्या नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो उसके बारे में। ठीक है, मैं बता दो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई, सबसे पहले इन्होंने बोला एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई, एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक 2He4, कहाँ है 2He4, यहाँ पे है 2He4 तुम्हारे पास, ये रहा लिथियम, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा तुम्हारे पास ये फ्लोरीन हो गया है ना, ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन, देन तुम्हारे पास ये सल्फर, देन आयरन, देन मोलिब्डेनम, देन आयोडीन है ना, देन फिर आगे टंगस्टन वगैरह, ये सब तुम्हारे पास एंटीमोनी, एंड देन तुम्हारे पास ये यूरेनियम वगैरह बने हुए हैं। ठीक, इन्होंने कहा एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई, जैसे कि 2He4, ठीक है, और तुम्हारे पास C612, और तुम्हारे पास जो है 8O16। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक, पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन लाई ऑन अ स्मूथ कर्व, लाई ऑन अ स्मूथ कर्व। सबसे पहले तो इसका जो ग्राफ है उसको समझाया है कि देखो क्या है। इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें 2He4 और 6C12 और 8O16 की, अगर इन लोग को हटा दिया जाए, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट फॉर दीज ऑल, ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारे पास है वो एक तरीके से तुम्हारे पास ये जो स्मूथ कर्व तुम्हारे पास ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस स्मूथ कर्व पे लाई कर रही है। मतलब कि यहाँ पे 2He4, 6C12 और 8O16 पे ऊपर नीचे बम्प्स हैं। ठीक है, ऊपर नीचे तुम्हारे पास जंपिंग हो रही है, जट आ रहे हैं, बाकी तुम्हारे पास कर्व स्मूथ ही स्मूथ है, बाकी तो कर्व में कोई है नहीं। हमने कहा ठीक है, ग्राफिकली तो ये पॉइंट हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट, द बाइंडिंग एनर्जी, इन्होंने कहा द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉल फॉर, इज स्मॉल फॉर, इज स्मॉल फॉर तुम्हारे पास लाइट न्यूक्लियाई, इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई। क्यों, क्यों भाई, तुम्हारे पास देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जैसे लाइटर न्यूक्लियर में कौन कौन आ सकता है, 1H1 आ सकता है, ओके, 1H तुम्हारे 1H2 आ सकता है तुम्हारे पास, 1H तुम्हारे पास 3 आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भाई ये लोग को देखो, पहले वाले में 1H1 मतलब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, दूसरे वाले में एक न्यूट्रॉन है और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जब है ही नहीं तुम्हारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है ही नहीं, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास रिलीज नहीं होगी। तो इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 1H1 तुम्हारे पास कहीं और नीचे लाई करेगा, ये तुम्हारे पास 1H2 बता रखा है, ये तुम्हारा 1H3 बता रखा है, इनकी 2.5 है, इनकी तुम्हारे पास लगभग लगभग 1 है, तो इनकी बहुत ही कम एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा सब लोग रिज्वाइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रिज्वाइन कर लीजिए।